हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में इंडियन मार्केट्स में दो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। निफ्टी में अचानक से 800 से 900 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली और दूसरा एफआईआईज सडनली बायर बन गए और 10,000 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने नेट बाइंग कर दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्केट्स में कोई फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं या ये सब कुछ बिना किसी कारण के हो रहा है, तो आप गलत साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि क्यों ऐसा हुआ, तो इस चार्ट से आपको आंसर मिलेगा। आप देखिए 28 जुलाई के बाद यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलता है और निफ्टी में राइज देखने को मिलता है और 28 जुलाई से ही एफआईआईज बायर बनते हैं और फिर ये नेट सेलर बन जाते हैं। तो क्या है ये मिस्ट्री, इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले समझते हैं कि इन चार्ट्स में क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये यूएसडी जेपीवाई का करेंसी पेयर का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 165 के लेवल के आसपास पहुँच गया, जो कि जापान में एक अलार्मिंग लेवल आता है। और जब भी वो लेवल पहुंचता है तो वहाँ की सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेती है अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए। और उन्होंने क्या एक्शन लिए और कैसे ये हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, इसको हम समझेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद सडनली यहाँ पर बड़ा फॉल देखने को मिला और अब देखिए एग्जैक्टली वहीं से निफ्टी में 800 पॉइंट की रैली शुरू हुई और फिर आप देखिए पिछले 2 दिनों से इसमें राइज देखने को मिल रहा है और हमारे मार्केट्स प्रेशर में हैं। और अगर एफआईआईज की बाइंग को भी आप ट्रैक करेंगे तो वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए 28 तारीख से उनकी बाइंग की फिगर्स आ रही हैं और अब वो नेट सेलर बनते हुए दिख रहे हैं। सो क्यों यहाँ पर करेंसी में ये फॉल आया और क्या फोर्सेस बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सो कहानी की शुरुआत करते हैं इस साल के शुरुआत से। तो पहले क्वार्टर में अगर आप देखिए, सो जापान जो है, जो सबसे बड़ा होल्डर है यूएस बॉन्ड्स का, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा होल्डर है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को वो होल्ड करता है। चाइना को पछाड़ कर वो नंबर 1 होल्डर बन गया है यूएस ट्रेजरीज का और उन्हें अपनी करेंसी को बचाने के लिए डॉलर्स चाहिए। और डॉलर्स कहाँ से आएंगे? तो डॉलर वो यूएस ट्रेजरीज को बेचेंगे और बेचने के बाद जो डॉलर उन्हें मिलेगा उससे वो अपनी करेंसी को बचाएंगे। तो ये उनका गेम प्लान था। पिछले इस साल में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में उन्हें 29.6 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने जो बॉन्ड्स को बेचा। लार्जेस्ट क्वार्टरली रिडक्शन इन नियरली 4 इयर्स। बहुत ज़्यादा उन्होंने यूएस ट्रेजरीज में सेलिंग की। जापान टोटल यूएस बॉन्ड होल्डिंग, जैसे कि मैंने शेयर किया, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स वो होल्ड करते हैं। सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट डेट। और यूएस का हम जानते हैं कि जो डेट है वो क्या है, वो यही है कि उन्होंने बॉन्ड बेच कर जो पैसा लिया है और फिर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वजह से उनके इतने कर्जे हो गए हैं। 13% ऑफ ऑल फॉरेन हेल्ड यूएस डेट, व्हेन द बायर स्टेप बैक द होल मार्केट फील्स इट। तो दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब वाई दे आर सेलिंग, तो जापान को अचानक से इतनी सारी सेलिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सो फॉर 20 ईयर्स जापानीज इंटरेस्ट रेट्स वेयर नियर जीरो। हम जानते हैं यहाँ तक कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स भी जापान में हुआ करते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। सो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ रहे हैं, वहाँ के सेंट्रल बैंक्स रेट्स को बढ़ा रहे हैं। सो अब क्वेश्चन है कि जो इतना सारा जापान के पास पैसा आता था, उनकी कंपनीज जो प्रॉफिट्स कमाती थी और वहाँ के बैंक्स में उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता था, साथ में वहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनीज होती थी, जो फाइनेंशियल कंपनीज होती थी, जो लोगों का पैसा मैनेज करती थी, उन्हें रिटर्न देने पड़ते थे। वो रिटर्न उन्हें वहाँ के बैंक से नहीं मिलते थे, खास करके जो इंश्योरेंस की कंपनीज हैं। सो उनको ये लगा कि हम इस पैसे को यूएस ट्रेजरीज में पार्क करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ तो हमें ज़ीरो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दिया, लेकिन अब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे। सो अब उनके लिए यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करना अब इंसेंटिव का मामला नहीं लग गया है। उन्हें लग रहा है कि हम अपने देश के पास पैसे को लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, वो गैप कम होता जा रहा है और इसीलिए ये सेलिंग यहाँ पर
हो रही थी। और ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि जापान में इंटरेस्ट रेट्स यूएस ट्रेजरी के कंपैरिजन में बेटर मिल रहा है, साथ में जो करेंसी का रिस्क है, जो कन्वर्शन का रिस्क है, वो भी बढ़ता जा रहा था। तो अब उनके लिए ये फायदे का सौदा नहीं था कि वो अपने पैसे को यूएस में लगाएं, तो वो जापान में लेकर आना चाहते थे। और ये धीरे धीरे इसका पेस बढ़ रहा था, जो कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पर बॉन्ड की सेलिंग करेंगे इतने बड़े पैमाने पर, बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, और जब बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ेंगे, और जब यील्ड्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स को कम करना मुश्किल हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो वहाँ की जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, उसके इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में वहाँ के फेड के को इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो बॉन्ड की सेलिंग हो रही है, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला था, और इसीलिए कुछ एक्शंस लिए गए इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। तो कैसे इसको कंट्रोल किया गया और क्या इसके इम्पैक्ट हुआ, आइए इसको समझते हैं। तो 31 जुलाई 2026 द फर्स्ट जॉइंट यूएस जापान करेंसी इंटरवेंशन ऑफ दिस साइकिल। चूंकि जापान के इस एक्शन से अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना था, सो उन्होंने मिलकर कुछ प्लान किया कि कैसे हम इस क्राइसिस से बच सकते हैं, इसका मिनिमम इम्पैक्ट मार्केट में पड़े, ऐसी कोशिश कर सकते हैं। सो क्या हुआ ये समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि येन जो है 165 के लेवल के आसपास पहुंच गया, जो कि एक अलार्मिंग लेवल है। जैसे हमारे इंडिया में 95 का लेवल अलार्मिंग है, और जब भी वो पार होता है तो आरबीआई एक्टिव हो जाता है, किसी तरीके से उससे नीचे जो है रुपया को रखने की कोशिश करता है। वैसे ही उनके लिए 165 का लेवल है। बाय 28 जुलाई द येन हैड फॉलन टू 164 येन पर डॉलर, अ लेवल जापान कुड नॉट डिफेंड अलोन। तो अब उनके लिए उनके बस का नहीं था कि उस करेंसी को डिफेंड करें, क्योंकि करेंसी को डिफेंड करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, काफ़ी सारा डॉलर चाहिए होता है। आरबीआई के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर वो 95 के लेवल पर रोकना चाहते हैं, उनको बहुत सारा डॉलर चाहिए, और द फियर वॉज टू बाय येन जापान नीड्स डॉलर्स। तो करेंसी को बचाना है, डॉलर की ज़रूरत है। नॉर्मली इट रेजेस दोस डॉलर्स बाय सेलिंग यूएस ट्रेजरीज। अब देखिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की यूएस ट्रेजरीज जापान होल्ड करता है। आप उसे बेच दो, डॉलर आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जापान की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, अमेरिका की प्रॉब्लम और बिगड़ जाएगी। सो इसका सोल्यूशन दोनों कंट्री से मिलकर क्या निकाला? द जॉइंट मूव। द यूएस ट्रेजरी वाया द न्यूयॉर्क फेड इंटरवेंड अलोंगसाइड जापान्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड जो बैंक ऑफ जापान है, जो वहाँ का आरबीआई है, the NY Fed sold euros not dollars to buy yen. So उन्हें येन चाहिए थे, तो उन्होंने डॉलर नहीं बेचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूरो को बेच दिया, और इस तरीके से जो डॉलर की सेलिंग को उन्होंने बचा लिया टू बाय येन, और बाय येन लेकर उन्हें दे दिया। द रिजल्ट, द येन जंप्ड फ्रॉम 164 to 156. बोथ साइड सेड they're ready to do it again. मार्केट को सिग्नल दिया कि डोंट शॉर्ट द येन, येन को हम डिफेंड करेंगे। दो सुपर पावर्स मिलकर येन को डिफेंड करने के लिए तैयार थे। तो मार्केट के लिए ये पावरफुल सिग्नल था, और इसीलिए 164 से 156 पर येन गिर गया। और साथ में जो ट्रेडर्स हैं, जो करेंसी को मैनेज करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स, उनको पावरफुल सिग्नल दिया। तो वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा टू डू, कैमरे पर उन्होंने दिखाया और कहा कि बाय जापानीज येन 5 to 10 बिलियन, यानी कि 5 to 10 बिलियन डॉलर्स। अब ये फिगर तो छोटी है, लेकिन जब किसी कंट्री का इतना बड़ा मिनिस्टर कह रहा है कि हम येन को डिफेंड करेंगे कैमरा के सामने, तो ये पावरफुल सिग्नल पर पूरी दुनिया को दे रहा है कि येन को शॉर्ट मत करो, हम इसे हर कीमत पर डिफेंड करेंगे। और उसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि शार्प फॉल हमें येन में देखने को मिला। सो टू समराइज, जापान को डॉलर्स की जरूरत थी। इट वॉज गिवन अ वे टू गेट देम विदाउट सेलिंग अ सिंगल बॉन्ड। उनके पास एक ही सोल्यूशन था, मैं बॉन्ड को बेचूंगा और डॉलर ले आऊंगा। तो बिना बॉन्ड बेचे उनको डॉलर पहुंचाया गया। कैसे? तो इसको समझते हैं। पहले का जमाने में क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या होता था? द ओल्ड वे, जापान सेल्स इट्स यूएस बॉन्ड इन द ओपन मार्केट टू रेज डॉलर्स। और इस साल भी पहले 3 महीने में उन्होंने यही किया। $29
बिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। मोर सेलर्स देन बायर्स, बॉन्ड प्राइसेस फॉल, यूएस इंटरेस्ट रेट स्पाइक, एग्जैक्टली व्हाट वॉशिंगटन कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ। उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करें। वो नहीं चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े क्योंकि उनकी पूरी एआई इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। ये पुराना तरीका था, तो उन्होंने नया तरीका क्या ढूंढ के निकाला कि जापान प्लेजेस इट्स यूएस बॉन्ड टू द फेड। सो वो अपने बॉन्ड को बेच नहीं रहे हैं मार्केट में, वो कह रहे हैं गिरवी रख रहे हैं। अब गिरवी रखेंगे तो बदले में पैसा तो चाहिए, एंड टू द फेड को गिरवी रख लिया एंड बोरोज डॉलर्स अगेंस्ट देम। और वो डॉलर वो अमेरिका कैसे देगा? वो यूरो बेचकर जो है उन्हें डॉलर दे रहा है। सो वाई द फेड्स रेपो विंडो, नो बॉन्ड्स हिट द मार्केट ऑन द अनाउंसमेंट, द यूएस 10-year yield fell 5 basis point। तो देख रहे हैं आप, इसका जापान के करेंसी को तो फायदा मिला, यूएस के बॉन्ड मार्केट के भी यील्ड्स गिर गए जो कि वो चाहते थे। और उनका गोल है कि यील्ड को हम कंट्रोल करके रखें, कम से कम वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ें, और अगर ईरान के तरफ से कोई अच्छी खबर आए तो वो इंटरेस्ट रेट्स को गिराएं। ऐसा अमेरिका करना चाहता है। सो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी ऐसा करेंगे। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो विन विन है सबके लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो फैसिलिटी उन्होंने दी है ये तो सिर्फ जो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसको दिए, यानी कि बैंक ऑफ जापान ही इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों वहाँ की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, और वहाँ पर जो वो उनके जो बॉन्ड होल्डिंग्स है यूएस ट्रेजरीज की वो भी ह्यूज है। वो क्या करेंगे? उन्हें भी डॉलर चाहिए, वहाँ उन्हें भी अपने क्लाइंट्स को रिटर्न देना है। सो उन्हें अल्टीमेटली बेचना ही पड़ेगा, उसके पास कोई रीज़न नहीं है। अभी जो हमें देखने को मिला वो सिर्फ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था, क्योंकि यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहा है कि हम येन को डिफेंड करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। जब वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी बेचना शुरू करेंगी तो एक बार फिर दोबारा जो है येन में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। तो ये एक टेम्पररी मेजर है, शॉर्ट टर्म का एक बूस्टर है, और उसी का नतीजा हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। और कैसे इंडियन मार्केट्स से कनेक्टेड है वो हम आगे समझेंगे। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है, और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब आइए बात करते हैं कि इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा। तो शॉर्ट टर्म में जो इसका इंपैक्ट है वो आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है। यूएस मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव है और हमारे मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव है, एआई स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पर क्या इंपैक्ट होगा? सो पहले बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो आज तो इसका हमें रिलीफ देखने को मिला है, जो वहाँ पर यील्ड्स गिरे हैं, लेकिन क्या कल भी ऐसा होगा? सो यील्ड्स फेल ऑन द अनाउंसमेंट बट द 30-year हिट्स 5.28% ऑन 1 अगस्त। तो मार्जिनल डिप के बाद वापस से राइज देखने को मिला है। और इकोनॉमिक्स, टीडी इकोनॉमिक्स एस्टिमेट जापान्स पुल बैक अलोन कुड ऐड 20 to 50 basis points to the 10-year US bond yields over a medium term। तो जब अगर वापस से येन में हमें वीकनेस देखने को मिलती है, सो वहाँ के बॉन्ड मार्केट्स, यूएस के बॉन्ड मार्केट्स में राइज देखने को मिलेगा, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो वहाँ के फेड के डिसीजन है उस पर देखने को मिलेगा। और इक्विटी की अगर बात करें, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको बॉन्ड्स बेचना ही पड़ेगा। अभी बेशक वो नहीं बेचेंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उनको बेचना पड़ेगा। सो ये यील्ड्स को बढ़ाएगा और उसका सीधा रिएक्शन इक्विटीज़ पर पड़ेगा। क्यों इक्विटीज़ पर पड़ेगा? क्योंकि जो स्टॉक की वैल्यूएशंस कैलकुलेट होती हैं उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है
वो है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट्स, और अगर वो बढ़ते हैं सो बॉन्ड्स कि उसके को जो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट इक्विटी के वैल्यूएशंस पर पड़ता है और वैल्यूएशंस महंगे हो जाते हैं। सो ऑलरेडी इसका रिएक्शन हमें इक्विटी मार्केट में देखने को मिल रहा है, और डाउ जोन्स जो है लगातार अभी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन नैस्डैक थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इक्विटी इन सब वजह से अल्टीमेटली इक्विटी के वैल्यूएशंस ऊपर जाएंगे और एआई के इन्वेस्टमेंट पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर पर भी माइल्डली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? वर्डिक्ट ये है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर रिस्क एसेट्स, तो शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, इक्विटी मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। इसके बाद वो क्या करेंगे? क्या ये दोबारा से ऐसा करेंगे? और क्या वो जो वहाँ की जापान की इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए भी ये विंडो खोलेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। सो अगली फेड पॉलिसी तक हो सकता है वो इसे मैनेज करके रखें, लेकिन द क्वेश्चन इज कि कब तक मैनेज करके रखेंगे। इसलिए इसे हमें एक शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरह देखना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म एक बड़े इंसेंटिव की तरह। अब आइए इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। तो इंडियन मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो देखिए, पहली चीज़ है कि वैल्यूएशंस की बात करते हैं। इंडिया का जो मार्केट है, थैंक्स टू सिप्स एंड थैंक्स टू DIIs, वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स में आता है, और वहाँ पे रिटर्न्स सबसे वर्स्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो इंडिया ट्रेड्स एट प्रीमियम मल्टीपल्स टू ऑलमोस्ट एवरी इमर्जिंग मार्केट। प्रीमियम मल्टीपल्स आर द मोस्ट सेंसिटिव टू राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। देखिए दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, फेड ने बढ़ाया या RBI ने बढ़ाया, तो कोहराम मच जाएगा। क्यों? क्योंकि बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स उन मार्केट्स, उन स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा पनिश करता है जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड होते हैं। सो जब तक ये लो इंटरेस्ट रेट रेजिम में हम रह रहे हैं, जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा बहुत शांति से रह सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कब तक? और उसके लिए जापान एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। सो दिस इज अ क्वार्टर्स लॉन्ग हेडविंड, नॉट अ क्रैश ट्रिगर। ओके, दूसरी चीज़, कैरी अनवाइंड। दोस्तों, सीधा कोरिलेशन हमने देखा कि जैसे ही जापानीज करेंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला और हमारे FIIs बायर बन गए, और इसके बारे में हम लगातार बात करते हैं कि जापानीज येन कैरी ट्रेड हमारे अगेंस्ट में काम करता है और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है FIIs की सेलिंग के लिए, और वो डेटा हमने आज भी देखा। सो अ कोलैप्सिंग येन इज व्हाट ट्रिगर्स कैरी ट्रेड अनवाइंड्स। जब भी येन कोलैप्स होगा, यहाँ पर FII सेलिंग बढ़ेगी। अगस्त 2024 में इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिला था। द इंटरवेंशन हैज रिड्यूस्ड दिस रिस्क फॉर नाउ, डेफर्ड नॉट रिमूव्ड, और इसीलिए जो पिछले 2 हफ्तों से FII की बाइंग हुई, अब देखिए फिर उनकी सेलिंग की फिगर आ गई। सो येन को ट्रैक करिए और देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, और उसी से आपको पता चलेगा कि FIIs बायर बनेंगे या सेलर बनेंगे। और हमारे जो अपना बॉन्ड मार्केट है वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर भी अगर आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। द 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैज़ बीन नियर 6.77% विथ रिकॉर्ड FY27 बोरोइंग। सो अभी तक की सबसे बड़ी बोरोइंग भी हमने प्लान कर ली है। ओके, सो इफ ग्लोबल लॉन्ग यील्ड्स ग्राइंड हायर, इंडियन यील्ड्स हैव वेरी लिटिल रूम टू फॉल। अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया, तो आपको क्या लगता है हमारे क्या इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर कम होंगे या सेम लेवल पर रहेंगे? यहाँ भी बढ़ेंगे, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे RBI मजबूर हो जाएगा रेट्स को बढ़ाने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि कैस्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है येन से, डॉलर से, और US के बॉन्ड मार्केट से, और इंडियन के बॉन्ड मार्केट में। ये सब आपस में कोरिलेटेड हैं। और रुपए की बात करें तो अभी थोड़ा बहुत माइल्डली पॉजिटिव है, और इसका भी इम्पैक्ट FII की बाइंग पर पड़ता है। सो इस सब का कंक्लूजन ये है कि इंडियन मार्केट्स पर जापान का सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसीलिए आप USD JPY पे नज़र बनाए रखें, बॉन्ड यील्ड्स पर बनाए रखें। इक्विटी मार्केट पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ का पड़ता है तो बॉन्ड मार्केट का ही पड़ता है। फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, हम ये सब ज़रूर देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही फैक्टर्स काम करते हैं, इसलिए उस पर नज़र बनाए रखें। अब आइए दोस्तों मार्केट की बात करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम CAS पर ज़्यादा फोकस थे, और मार्केट में जिस तरीके की वाइल्ड मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही थी, तो हम ज़्यादा मार्केट की बात नहीं कर रहे थे। अगले हफ्ते से हम दोबारा से मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि CAS में कम से कम आज की थोड़ी हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। अब
आज हम चार्ट के एक क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखिए तो मार्केट एक छोटे रेंज में फंसे हुए हैं। सो यहाँ से मार्केट्स किधर जा रहे हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, इस CAS की वजह से हम देख रहे हैं कि कितने लंबे लंबे हमें रेंज इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट यहाँ पर लेवल्स नहीं मिल रहे, लेकिन मैं अगर ब्रॉडर लुक लूँ, अगर मैं इंट्राडे जो रेंज को छोड़कर एक एवरेज प्राइस को लेने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर क्या मुझे देखने को मिल रहा है। सो इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल जोन पर मार्केट फंसा हुआ है और अब देखिए यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। ओके, सो अब यहाँ से अगर ये करीब ये जो जोन आपको दिख रहा है करीब 24,600, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है कन्विंसिंगली, सो हम यहाँ पर एक अच्छी रैली देख सकते हैं बाजार में। ओके, लेकिन ये रेंज को तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसने एक बार कोशिश की थी लेकिन वापस से ये गिर गया। सो ये इसका सेकंड अटेम्प्ट है, मोस्ट लाइकली ये सक्सीड नहीं करेगा, ये दोबारा से नीचे आएगा और अगर इसमें स्ट्रेंथ होगी सो ये तीसरा अटेम्प्ट लेगा और फिर ये जाएगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है और इसी पर मार्केट अभी फिलहाल के लिए फंसा हुआ है। सो मैं अभी बहुत ज़्यादा इस पर बेट नहीं कर रहा हूँ और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली एक और हमारा 24,300 के लेवल के आसपास एक और सपोर्ट है। सो फिलहाल के लिए मार्केट को रेंज बाउंड मानिए और ऊपर जाने के लिए 24,600 को कन्विंसिंगली इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम से कम आजकल के दिन थोड़ी कम लगती है। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।